गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम दक्षिण भारत के नदी तंत्र में आज पढ़ेंगे कावेरी नदी को। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी का धार्मिक रूप से महत्व है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में आपकी जो कावेरी नदी है उसका भी धार्मिक रूप से बहुत महत्व माना जाता है। और इसीलिए दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और लास्ट में अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। देखते हैं, देखो कावेरी नदी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और नोट करते हुए चलें। मैं आपको हर एक बात समझाता हुआ चलूंगा। भाई, अगर हम दक्षिण भारत में कावेरी नदी को देखें तो इसका संबंध मुख्य रूप से तीन ही राज्यों से होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से तीन ही राज्यों से आप मान सकते हैं। आप ये मानकर चल सकते हैं भाई, ये है केरला। कौन सा राज्य है ये? केरला राज्य है। देखो, इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भाई कृष्णा नदी को और गोदावरी नदी को। तो यही तीन प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी। कावेरी नदी को बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। देखो, और दूसरा ये एक प्रमुख राज्य है आपका, सही है, ये है आपका कर्नाटका और ये है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है और ये है आपका केरला, सॉरी कर्नाटका या कर्नाटक, और ये है आपका केरला। तो इन तीनों राज्यों के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं भाई, सही है। देखेंगे, देखो अगर हम कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी या फिर इस नदी के पूरे तंत्र की बात करें, तो ये जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल देखते हैं सबसे पहले, फिर आगे की बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी जिन बातों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते थे, तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल होता है पश्चिमी घाट से, केरल में। कहां से होता है? ये पश्चिमी घाट पर्वत मान सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं भाई इसे? पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत में एक पर्वत चोटी है, एक पर्वत चोटी है जिसे आप नाम दे सकते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है इसे, ब्रह्मगिरी की चोटी, या फिर एक नाम और दिया जाता है पुष्पागिरी, पुष्पागिरी की चोटी। तो ब्रह्मगिरी की चोटी या पुष्पागिरी की चोटी से इसका उद्गम होता है। ये जो चोटी है, इस चोटी की ऊंचाई लगभग 1341 मीटर है। लगभग कितनी है भाई? 1341 मीटर। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो समुद्र तल से लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई से होता है। और आप समझ सकते हैं, अगर इतनी ऊंचाई से कोई जल गिराया जाएगा तो कितने तीव्र वेग से जाएगा। तो यहां से निकलने के बाद कर्नाटक में बहुत तीव्र वेग से ये नदी बहती है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। देखो, तो ब्रह्मगिरी या पुष्पागिरी की चोटी से निकलकर मुख्य रूप से कहां से? पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत में कहां से? कर्नाटक से। और कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग जिला। तो कुर्ग जिले में या फिर इसकी सीमाएं लगती हैं कोडेगू जिले से। तो कुर्ग या फिर कोडेगू जिले से इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद ये नदी मुख्य रूप से पूरब की ओर चलती है, और पूरब की ओर चलने के बाद कुछ दूरी तक कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा बनाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। और उसके पश्चात ये नदी मुख्य रूप से आपकी मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर मुहाना बनाती है भाई? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से जब ये अपना मुहाना बनाती है तो 2 या 3 बातें आपको याद रखनी है इससे संबंधित। देखेंगे, देखो जब ये नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में होती है। कहां पर? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली एक प्रमुख नगर है। तो यहीं से आगे की ओर जब आप 16 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि तिरुचिरापल्ली से पूर्व की ओर जब आप 16 किलोमीटर जाते हैं तो यहीं से ये मुख्य रूप से 2 धाराओं में बट जाती है। कावेरी नदी यहीं से मुख्य रूप से 2 धाराओं में,
और दो धाराओं के रूप में विभाजित होकर ये कहां जाकर गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी मुख्य रूप से दो धाराएं हैं। जो उत्तर वाली धारा है, उत्तर वाली, उसे कोलेरुन कहते हैं, कोलेरुन नदी। तो उत्तर वाली जो शाखा है उसे कोलेरुन नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो दक्षिण वाली शाखा है, जो दक्षिण की शाखा है, उसे मुख्य रूप से कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? कावेरी। तो आप याद रख सकते हैं, जब ये नदी अपना मुहाना बनाती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, तो उससे पीछे जो तिरुचिरापल्ली है उसके पूर्व में 16 किलोमीटर की दूरी पर यह नदी मुख्य रूप से दो धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी धारा को कोलेरुन नदी के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी शाखा को कावेरी नदी कहते हैं। जो दक्षिण वाली शाखा है, यह शाखा मुख्य रूप से जब तंजावुर के निकट होती है, तंजावुर एक शहर है आपका तमिलनाडु का, तंजावुर एक तमिलनाडु का शहर है, तो आप याद रखेंगे तंजावुर के निकट ये मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से तंजावुर के निकट से ही इसका डेल्टा बनना शुरू होता है और इस नदी का जो डेल्टा होता है वो समकोणिक है। कैसा डेल्टा है भाई, यहां पर लिख देता हूं, ये जो डेल्टा है मुख्य रूप से किस प्रकार का है, समकोणिक। तो आप याद रखेंगे इसके द्वारा जो निर्मित डेल्टा होता है वो कैसा डेल्टा होता है, समकोणिक। और आप याद रखेंगे जो कोलेरुन नदी है और जो आपकी कावेरी नदी है, दोनों नदियां डेल्टा में प्रतिभाग करती हैं और इसका जो अधिकांश क्षेत्र है वो अब समुद्र तल की ओर आ चुका है। तो आप याद रखेंगे जो कावेरी नदी है, जब अगर आप एटलस देख रहे हैं तो आप एटलस में देख पा रहे होंगे जहां पर कावेरी नदी मुहाना बनाती है, वहां पर जो तमिलनाडु की भूमि है समुद्री क्षेत्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में अधिकांश हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस नदी द्वारा अपने मुहाने पर इतने ज्यादा अवसाद इकट्ठे कर दिए गए हैं कि डेल्टा लगातार बंगाल की खाड़ी में को बड़ा होता जा रहा है। सही है, तो ये बात याद रखना। और इस डेल्टाई क्षेत्र में ही, इस डेल्टाई क्षेत्र में ही दो प्रसिद्ध नगर हैं, उनमें से एक प्रमुख नगर उत्तर की ओर आप मान सकते हैं और एक दक्षिण। देखो यहां पर थोड़ा सा रख करके मैं आपको समझाता हूं, एक यहां पर मान सकते हैं और एक यहां पर। जो उत्तर वाला है उसे कहते हैं कराईकल, इसके डेल्टाई क्षेत्र में ही पड़ते हैं। आप एटलस में देखना, जहां पर इसका डेल्टा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर ये दो नगर पड़ेंगे, एक तो कराईकल, और कराईकल आप जानते हैं किसका नगर है भाई, पुदुचेरी का। पुदुचेरी का एक जिला है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका एक जिला है ये। तो मुख्य रूप से कराईकल किस नदी के मुहाने पर है, आपकी कावेरी नदी के। और यहीं पर दक्षिण में एक प्रमुख नगर और है यहीं पर दक्षिण में एक प्रमुख नगर और है जो कराईकल है उसके। तो इस नगर का नाम है नागापट्टिनम। तो नागापट्टिनम एक प्रमुख तटीय नगर है तमिलनाडु का, जो मुख्य रूप से एक घरेलू बंदरगाह के रूप में भी विकसित है। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार पूछा गया था कि नागापट्टिनम बंदरगाह मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो आप बता सकते हैं भाई तमिलनाडु राज्य का है और ये एक घरेलू बंदरगाह है। और किस नदी के मुहाने पर आपको दिखाई देता है भाई, कावेरी नदी के मुहाने पर हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ बातें हैं कावेरी नदी से संबंधित आपको याद रखनी है। अगर कावेरी नदी की लंबाई के बारे में हम बात करें, अगर कावेरी नदी की लंबाई के बारे में हम बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक ये प्रवाहित होती है। कितनी? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से लेकर जब बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है तब तक इसकी लंबाई कुल कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर। तो लंबाई तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है भाई। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। आपको याद रखना है लगभग 81,155 वर्ग किलोमीटर कितना है इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र, 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। इसका
लगभग 56%, इस पूरे जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 56% आपका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ही आप पुदुचेरी को भी ऐड कर सकते हैं। किसे आप ऐड कर सकते हैं भाई? पुदुचेरी को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखो 41% इसका जो क्षेत्रफल है वो कर्नाटका में है। कहां पर है भाई? कर्नाटका में है। और मात्र 3% क्षेत्रफल, मात्र 3% क्षेत्रफल है इसका केरल में। सही है। और आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश में भी जाता है, लेकिन कोई परसेंटेज नहीं है बहुत बड़ी, तो परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि कावेरी नदी मुख्य रूप से कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 2 राज्यों में, एक तो कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। लेकिन इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कितने राज्यों में प्रवाहित है? तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है कितने राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। पुदुचेरी का कौन सा जिला है? कराईकल। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और देखो कुछ बातें इससे संबंधित हैं जो आपको समझनी है। पहले इतना नोट करें, देखो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसे नोट करके चल सकते हैं। और देखो कमेंट करके बताना अगर आपको कोई समस्या आ रही है कि अगर ये लिखा हुआ छोटा लग रहा है या फिर आपको कलर्ड मार्कर चाहिए, मतलब जैसी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट जरूर करें भाई। क्लियर है? तो मैं इसे अब कर देता हूं, आगे का देखते हैं। देखो अगर कावेरी नदी की हम बात करें तो मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुने। देखो जब कावेरी नदी मुख्य रूप से आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है, जब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इस नदी के द्वारा, देखो आप इस प्रकार से देख सकते हैं भाई, मुख्य रूप से ये 3 राज्य देख सकते हैं आप। इसके बाद ये कर्नाटका है आपका, सही है, और ये है पूरा तमिलनाडु। सही है, ये 3 राज्य हैं। यहां पर आप वो चोटी मान सकते हैं और यहां से ये नदी निकली और इस प्रकार से ये अपना मुहाना बना रही है। सही है, तो ये है पूरी की पूरी आपकी कावेरी नदी। तो देखो जब कावेरी नदी यहां से निकलकर चोटी से निकलती है और पठारी क्षेत्र में प्रवेश करती है, पठारी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो पठारी क्षेत्र में बहुत सी गॉर्ज का निर्माण करती है। ये बहुत सी गॉर्ज का निर्माण करती है, बहुत से जलप्रपात का निर्माण करती है। सही है। और जो हेयर पिन होती है, हेयर पिन जो बालों में लगाते हैं उसके रूप में कई बार ये मुड़ती है। सही है, इसके रूप में कई मोड़ लेती है हेयर पिन। देखो आप जानते हैं बालों में लगाने वाली जो हेयर पिन होती है कुछ इस प्रकार की होती है, चिमटी जिसे आप बोलते हैं नॉर्मली, कुछ इस प्रकार की। तो इस नदी के द्वारा हेयर पिन के रूप में भी कई मोड़ लिए गए हैं। तो याद रखना हेयर पिन मोड़ से संबंध किस नदी का है? कावेरी नदी का। तो इस प्रकार के इसमें मोड़ आप देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त इस पर बहुत सारी परियोजना है, बहुत सारी परियोजना या फिर बांध बने हुए हैं। इसमें से एक बांध तो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डैम कृष्ण राज सागर, कृष्ण राज सागर बांध, सागर डैम। तो याद रखना कृष्ण राज सागर डैम मुख्य रूप से किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। और कावेरी नदी पर कहां बना है भाई? कर्नाटका में। कहां बना है? कर्नाटका में। कर्नाटक में ये जो है मुख्य रूप से मैसूर के निकट है, मैसूर इसके निकट ही पड़ता है भाई। तो मैसूर से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसे। इसके अतिरिक्त देखो इस पर बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। इसी पर एक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो वो इसी नदी पर है और इसी जलप्रपात पर एक परियोजना है इसी नाम से, शिव समुद्रम परियोजना। यानी कि यहां पर विद्युत परियोजना है, बिजली बनाई जाती है और इससे बनने वाली जो बिजली है वो 3 क्षेत्रों को सप्लाई होती है। एक तो मैसूर को, मैसूर के बाद मुख्य रूप से बंगलुरु को, और बंगलुरु के बाद जो कोलार क्षेत्र है, मतलब कोलार स्वर्ण क्षेत्र है जहां पर कोलार की खानें हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में
इससे बनने वाली जो बिजली है वो पहुंचाई जाती है। तो आप इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। और देखो कौन कौन से जलप्रपात हैं। एक और जलप्रपात है, इस नदी के नाम से ही है, कावेरी फॉल्स, कावेरी फॉल्स के नाम से। तो याद रखना कावेरी फॉल्स मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में है, और जहां पर ये नदी सीमा पर है, सीमा पर, सीमा कहां पर, जो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु की है, वहां पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है होगनकल, होगनकल जलप्रपात। तो याद रखना होगनकल जलप्रपात मुख्य रूप से कावेरी नदी पर है, और कहां पर है, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। इसके बाद देखो एक जलप्रपात और है आपका, ये जो जलप्रपात है मुख्य रूप से आपका है तमिलनाडु में, इसका नाम है स्टेनली, स्टेनली जलप्रपात। ये कई बार पूछा गया है भाई, स्टेनली जलप्रपात ये कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो आप याद रखेंगे ये दो तीन प्रमुख जलप्रपात हैं, एक परियोजना है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी ये गॉर्ज बनाता है, हेयर पिन के रूप में मोड़ लेती है ये नदी, और इसके द्वारा कुछ द्वीप भी निर्मित होते हैं, इसके द्वारा कुछ द्वीप भी निर्मित होते हैं। देखो ये जो द्वीप हैं वो नदी द्वीप हैं, जैसे हमने पढ़ा था जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहुत सारे द्वीपों का निर्माण होता है भाई, उसी प्रकार से ये भी कुछ द्वीपों का निर्माण करती है। कैसे आप समझे, देखो बहुत ध्यान से, जब आपकी कावेरी नदी प्रवाहित हो रही होती है तो मुख्य रूप से तीन स्थानों पर, मुख्य रूप से तीन स्थानों पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। कितनी धाराओं में, दो धाराओं में। लेकिन कुछ मील चलने के बाद, कुछ मील चलने के बाद ये धाराएं फिर से जुड़ जाती है। यहां से ये दो भागों में वितरित हुई और यहां पर ये फिर जुड़ गई। इसी प्रकार से फिर कुछ दूर चलेगी और फिर कुछ दूर चलने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाएगी, फिर कुछ दूर चलेगी, सही है। इसके बाद मुख्य रूप से ये फिर दो धाराओं में बढ़ जाएगी भाई, और फिर दो धाराओं में बढ़ने के बाद फिर ये सिंगल धारा में आ जाएगी। तो इस प्रकार से पहले सीधी चलती है, फिर दो धाराओं में बढ़कर जुड़ जाती है, फिर दो धाराओं में। तो इस प्रकार से देखो इस वाले क्षेत्र के क्या चारों ओर जल नहीं हो गया, क्या ये द्वीप नहीं होगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से तीन द्वीप निर्मित होते हैं। सबसे पहला वाला जो द्वीप है उसे श्रीरंगपट्टनम, ये मैसूर के निकट होता है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। तो याद रखेंगे ये वैसे भी मैसूर की राजधानी बनाई थी टीपू सुल्तान ने। तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण किसके द्वारा होता है, कावेरी नदी के द्वारा होता है। इसके बाद देखो अगला द्वीप है, ये अगला है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण भी किसके द्वारा होता है भाई, कावेरी नदी। और श्रीरंगम, श्रीरंगम द्वीप, तो श्रीरंगम द्वीप का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, मुख्य रूप से कावेरी नदी के द्वारा होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं इस नदी के जल विवाद के बारे में। तो देखेंगे, देखो अगर कावेरी नदी के जल विवाद की हम बात करें, कावेरी नदी के जल विवाद की हम बात करें, तो इस नदी का जो जल विवाद है, कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो मुख्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दो राज्यों में है। कितने राज्यों में है भाई, दो राज्यों में, मुख्य रूप से एक तो कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। तो याद रखेंगे आए दिन या कुछ वर्षों में कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल के उपयोग को लेकर, कावेरी नदी के जल के उपयोग को लेकर लड़ाइयां होती रहती हैं। तो ये हमेशा न्यूज में बना रहता है भाई, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन से राज्य अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हैं, तो पिछले अभी हमने बात की भाई कि 3% इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो केरला में भी जाता है। वो कहाँ जाता है भाई, केरला में। तो मुख्य रूप से केरल भी इसके जल के विवाद में सम्मिलित हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लड़ाई किस किस के मध्य रहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। जनरली यही पूछे जाते हैं। अगर और भी आपसे ऐड करें इस क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, तो याद रखना कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, और वो तो आपका रहेगा ही पुदुचेरी। पुदुचेरी तो आपको रहेगा क्योंकि
इसका जो मुहाना है वहां पर कराईकल अवस्थित है। तो ये पांचों राज्य इसमें सम्मिलित रहते हैं, मुख्य रूप से ये दो, और तीसरा सबसे ज्यादा ये, और कभी कभी ये दोनों भी इस विवाद में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका जो जल विवाद है कोई नवीनतम नहीं है, बहुत प्राचीनतम है। प्राचीनतम समय से ही कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होते रहे हैं। आपको देखो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी भाई कि जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य जो था वो बहमनी साम्राज्य के साथ इस नदी के जल को लेकर हमेशा विवाद में रहा, और बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे भी भाई। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से 15वीं सदी से लेकर अब तक लड़ाइयां होती रही हैं। तो उस समय में, प्राचीनतम समय में इनके राजा लड़ते थे, और वर्तमान में राज्यों के जो प्रशासक हैं उनके मध्य लड़ाई होती रहती है। तो लड़ाइयां चलती रहती हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसे स्क्रीनशॉट लें भाई या फिर नोट करें, फिर आगे का हम देखते हैं। देखो और क्या क्या आप यहां से पढ़ सकते हैं। एक चीज और पूछी जाती है आपसे, देखो एक वन लाइन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो अभी मैंने ओरल भी आपको बताया कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है भाई? कावेरी नदी को। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इसी नदी का अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम मुख्य रूप से इसी का है। और ये नदी आध्यात्मिक रूप से जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा नदी प्रसिद्ध है या फिर प्रमुख है, उसी प्रकार से ये नदी भी प्रमुख है भाई। तो याद रखना, देखो मुख्य रूप से इस नदी के बारे में आपसे पूछा जाता है भाई, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को ही कहते हैं। आगे देखो और एक दो चीजें पूछी जाती हैं कावेरी नदी को लेकर, तो देखो वो भी हमें समझनी है कि हमने पहले बात की है जो कावेरी नदी है या फिर दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो मौसमी हैं। दक्षिण भारत की नदियों की कैसी बात की थी? मौसमी। मौसमी का मतलब है इनके जल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब है कभी तो सूख जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा पानी हो जाता है इनकी घाटियों में। लेकिन जो कावेरी नदी है वो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती। कावेरी नदी में उत्तर भारत जैसी प्रवृत्ति है, वो सदाबहार नदी है। कैसी है भाई? सदाबहार नदी है। सदाबहार का मतलब है वर्षावाहिनी है भाई। वर्षावाहिनी क्या कहेंगे आप इसे? पूरे वर्ष इस नदी की घाटी में पानी रहता है। तो ये एक प्रकार से अपवाद है कावेरी नदी। किसका? जो दक्षिण भारत की नदियां मौसमी नदी हैं उसका। जब दक्षिण भारत में मानसून आता है तब वहां की नदियों में पानी होता है केवल, और जब मानसून चला जाता है तो गर्मियों के दिनों में वो बिल्कुल शुष्क हो जाती हैं। तो इसीलिए इन्हें मौसमी नदी कहा जाता है। लेकिन जो आपकी कावेरी नदी है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। कावेरी नदी पूरे वर्ष भर बहती है और उफान पर रहती है, हमेशा इसमें बहुत जल रहता है भाई। ना तो इसकी नदी में उतार चढ़ाव आता है और ना ही कभी भी ये नदी सूखती है। तो आपसे कारण पूछा जाता है, सही है। तो आपको याद रखना है कि कावेरी नदी के पूरे वर्ष भर बहने का प्रमुख कारण जो है, भारत में दोनों प्रकार के मानसून से इसे प्राप्त होने वाली वर्षा है। भारत में प्रवाहित होने वाले दोनों मानसून से इसे प्राप्त होने वाली वर्षा है। तो मानसून के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, पूरा अलग से चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूं, आप समझने की कोशिश करना भाई। देखो अभी हमने देखा ये केरला है और इसके ऊपर ये मुख्य रूप से कर्नाटका है और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु है। और इस नदी का जो उद्गम हो रहा था वो इस प्रकार से हो रहा था भाई, ये कावेरी नदी है। तो आप याद रखेंगे कावेरी नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं जब वो कर्नाटक में होती हैं, कावेरी नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं जब वो कर्नाटक में होती हैं तो इसे कहते हैं ऊपरी, कावेरी नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र, कावेरी नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र। और जब ये नदी कहां होती है? तमिलनाडु में, तो इस नदी के जल को कहते हैं निचला जलग्रहण क्षेत्र, निचला जलग्रहण क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे, देखो जब कर्नाटक में होती है तो उसे ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, जब तमिलनाडु में होती है तो इसे निचला जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और भारत में दो प्रकार के मानसून आते हैं, एक तो
दक्षिण पश्चिमी भारत में 2 प्रकार के मानसून आते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल के तट पर 1 जून को आकर टकराता है, 1 जून को आकर केरल के तट पर टकराता है और सितंबर तक वर्षा करता है। यानी कि 1 जून से लेकर सितंबर तक पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से लेकर सितंबर तक, यानी कि पूरी गर्मी के दिनों में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र को किससे वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो जब यहां पर वर्षा होगी तो पूरे क्षेत्र में रहेगी, तो इस नदी की घाटी में पूरे वर्ष भर पानी रहता है गर्मियों के दिनों में। और देखो, दूसरा भारत में मानसून होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है, ये लगभग अक्टूबर से नवंबर के माह में आता है। आप नवंबर मान सकते हैं, नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रहता है। तो नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के बीच, नवंबर से लेकर या दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल के बीच उत्तर पूर्वी मानसून से जो कोरोमंडल तट है, ये जो कोरोमंडल तट है, यहां पर खूब वर्षा होती है और निचले जलग्रहण क्षेत्र को उत्तर पूर्वी मानसून से नवंबर से मार्च तक, यानी कि सर्दी के दिनों में खूब वर्षा प्राप्त होती है। तो गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और सर्दी के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से खूब वर्षा, और बीच के जो दिन रह गए, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन दिनों में जो लौटता मानसून होता है, उससे भी कुछ मात्रा में इसे वर्षा प्राप्त होती है। तो लौटते हुए मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से लगभग सर्दी के दिनों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो यही कारण है कि इस नदी की घाटी में पूरे वर्ष पानी रहता है। और ये कैसी नदी है? सदाबहार या वर्षवाहिनी नदी। और यही कारण है कि इस नदी की जो घाटी है, कावेरी नदी की जो घाटी है, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं भाई, धान एक ऐसी फसल है जिसे अधिक पानी चाहिए, तो धान की खेती के लिए ये प्रमुख मानी जाती है। क्यों? क्योंकि और किसी नदी में पूरे वर्ष भर पानी रहता नहीं, केवल इसी नदी की घाटी में पूरे वर्ष भर पानी रहता है। इसीलिए इसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत का धान का कटोरा। तो आप याद रहेंगे, दक्षिण भारत के धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी की घाटी को। कावेरी नदी की घाटी को, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कावेरी नदी की घाटी को जाना जाता है। तो आप इतनी बातें बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं भाई, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी चीज और रह गई है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो सहायक नदियों के बारे में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना भाई, नहीं पूछी जाती। वन लाइन क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक हैं, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस तट से मिलती हैं, दाएं या बाएं, उत्तर या फिर दक्षिण। तो इन चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे प्रमुख है अमरावती। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे प्रमुख है अमरावती नदी। जो अमरावती नदी है, इसके बारे में देखो 1-2 बातें लिख लें बस, ज्यादा नहीं। इसका जो उद्गम होता है, ये मुख्य रूप से दक्षिण की ओर से आकर मिलती है कावेरी नदी में। कहां से आकर मिलती है? दक्षिण की ओर से, यानी कि दाएं तट से। कहां से मिलती है? दाएं तट से। और इसका जो उद्गम है तमिलनाडु और जो आपका केरल है, तमिलनाडु और केरल की सीमा से होता है, कि सीमा के निकट से होता है। और इसकी सीमा के निकट से निकलने के बाद लगभग 175 किलोमीटर बहती है और करूर नामक स्थान पर तमिलनाडु में मिल जाती है। करूर नामक स्थान पर तमिलनाडु में मिल जाती है और मुख्य रूप से 175 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लंबाई तो इसकी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस नदी के द्वारा लगभग 6000 हेक्टेयर
लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, भूमि की सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है, परंतु है क्या, इसकी जो वास्तविकता है वो ये है कि ये एक औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है भाई? औद्योगिक क्षेत्र से। और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर कोई भी नदी किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र से होकर जाती है तो वहां के सभी अपशिष्ट रसायन उस नदी में गिरा दिए जाते हैं। तो इसी कारण ये नदी कैसी हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। तो याद रखेंगे, ये कैसी नदी है? एक प्रदूषित नदी है। इसके अतिरिक्त दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली एक तो अमरावती हो गई, देखो सही है। इसके बाद अतिरिक्त स्वर्णवती एक नदी है, अमरावती, स्वर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ एक प्रमुख नदी है। इसके अतिरिक्त काबिनी एक प्रमुख नदी है। तो काबिनी के अतिरिक्त भवानी एक प्रमुख नदी है। तो ये 2-3 नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती हैं, तो आप इन्हें याद रखना। इसके अतिरिक्त कुछ नदियां हैं जो उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में मुख्य रूप से हेरांगी नदी, मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में हेरांगी। एक सेकंड के लिए वेट करें भाई। देखो उत्तर की ओर से पढ़ते हैं भाई, मुख्य रूप से हेरांगी नदी, ये प्रमुख नदी है उत्तर की ओर से मिलने वाली। लाइट चली गई थी, एक सेकंड के लिए कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। और इसीलिए ये वीडियो लेट हो रही है भाई, बीच में बहुत समय के लिए गैप हो गया लाइट का। तो देखते हैं, देखो हेरांगी नदी, और हेरांगी के अतिरिक्त अर्कावती नाम से एक नदी और है जो उत्तर की ओर से आकर मिलती है। अर्कावती के अतिरिक्त एक सिमसा नदी है, सिमसा नदी है। तो सिमसा नदी उत्तर की ओर से। एक हेमवती है, हेमवती उत्तर की ओर से आकर मिलती है। और दूसरी है लोकपावनी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। क्योंकि नदी देखो इस प्रकार से बह रही है, तो या तो उत्तर की ओर से कह दो आप, नहीं तो कह दो बाईं ओर से, उत्तर की ओर से या फिर बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। और इन नदियों को आप क्या कह सकते हैं? दक्षिण की ओर से या फिर दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां। तो कावेरी नदी के बारे में हमें यही प्रमुख बातें पढ़नी थी, और यहां से केवल इतना ही पढ़ते हैं। और 2 छोटी छोटी नदियां और बची हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या पूर्वी तट की नदियां, उन्हें और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सही है भाई? तो देखते हैं, देखो ये आप मान सकते हैं दक्षिण का भारत, सही है। और यहां पर आपने देखा केरला, तो देखो केरला की जो सीमा है, सही है, यहीं से एक पहाड़ी आती है उत्तर से, आप जानते हैं भाई। तो मुख्य रूप से ये पहाड़ी जो है, यहां से उत्तर की जो पहाड़ी है वो तो आपकी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर की जो पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से, अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, अन्नामलाई की पहाड़ी। तो बहुत ध्यान से समझें, नहीं तो एक बार प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार पढ़ाए हैं उसका वीडियो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये नीचे वाली जो पहाड़ी है इसे कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं, की पहाड़ी कहते हैं भाई। और कार्डमम की पहाड़ी कह सकते हैं, या इलायची या फिर इलियामाला की पहाड़ी। तो ये 2 पहाड़ियां हैं, तो ये 2 पहाड़ियां हैं। और इन्हीं के निकट एक पहाड़ी और है यहां पर, सही है, ये तमिलनाडु में है भाई। तो ये इस पहाड़ी का नाम है बरुसनाउ की पहाड़ी। तो ये जो बरुसनाउ की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है। ये इस प्रकार से मान सकते हैं, सही है। इस नदी का नाम है बैगाई। तो बैगाई नदी मुख्य रूप से, बैगाई नदी का जो उद्गम स्थल है मुख्य रूप से कहां से होता है भाई? बरुसनाउ की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? बरुसनाउ की पहाड़ी से निकलने के बाद तमिलनाडु में, देखो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, तमिलनाडु में जो पहाड़ियां हैं बरुसनाउ की पहाड़ियों से निकलने के बाद
ये बैगाई नदी कहाँ की ओर जाती है भाई, पूरब की ओर। और ये जो नदी गिरती है रामेश्वरम के निकट जाकर गिरती है, रामेश्वरम के मंदिर के निकट या फिर द्वीप जो है उसके निकट जाकर गिरती है। और ये अपना मुहाना बनाती है पाक की खाड़ी में। कहाँ बनाती है भाई, पाक की खाड़ी में बनाती है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन लाइन पूछा गया है, पूर्वी तट की कौन सी नदी पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो बैगाई नदी पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, याद रखना। और इसी नदी के तट पर जो प्राचीनतम आध्यात्मिक नगर है, प्राचीनतम आध्यात्मिक नगर है मदुरई। मदुरई ये इसी के तट पर है। तो मदुरई किसके तट पर बसा है भाई, बैगाई नदी के तट पर बसा है। ये जो आपका तमिलनाडु का नगर है भाई, और बहुत ही प्राचीनतम नगर माना जाता है। और ये मंदिरों का नगर भी माना जाता है भाई, बहुत धार्मिक है, मीनाक्षी मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद एक नदी और है, ये जो इलायची की पहाड़ी या इलियामाला की पहाड़ी है, यहीं पर एक चोटी है, सही है, उससे एक नदी और निकलती है, देखो ताम्रपारिणी नदी। ताम्रपारिणी नदी मुख्य रूप से ये एक चोटी है, किन पहाड़ियों में है, कार्डमंकी या इलायची की पहाड़ी में। इसका नाम है अगस्ताई, अगस्ताई मलाई, अगस्ताई मलाई की पहाड़ी। तो ये जो अगस्ताई मलाई की पहाड़ी है, इसी के निकट एक स्थान है, मुख्य रूप से अलवर कुरुची, अलवर कुरुची। तो ये जो अलवर कुरुची है के निकट, अलवर कुरुची के निकट, अगर ये स्थान याद नहीं भी रहे कोई समस्या नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन ये पहाड़ी याद रहनी चाहिए। कार्डमंकी जो पहाड़ियां हैं उन पर उपस्थित ये अगस्ताई मलाई की जो चोटी है, अगस्ताई मलाई की चोटी से एक नदी निकलती है और मुख्य रूप से पूरब की ओर बहती है। और इस नदी का नाम है ताम्रपारिणी नदी। और ये मुख्य रूप से जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो दो नदियां याद रखनी है। बैगाई नदी कहां पर गिरती है, पाक की खाड़ी में, जबकि ताम्रपारिणी नदी कहां पर गिरती है भाई, मन्नार की खाड़ी में। और पूर्वी तट की केवल यही प्रमुख नदियां हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर कोऑपरेट।